ये एक न्यू पार्ट है, पुराने पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लूफी कह रहा होता कि दद्दू, आपने मुझे कहा था कि अगर मैं यहाँ पे इन पायरेट्स को भगा दूँ तो आप मुझे यहाँ से जो है जाने देंगे। तभी दद्दू बोलते कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम इनको भगा देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वैसे भी मेरी जान छूटेगी। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम देखते कि कैप्टन के बंदे हमला करने से डर रहे होते हैं, तो कैप्टन खुद ही जो है अपने बंदों को उड़ा देता है। जिसके बाद डॉन कहता है कि जो मेरे साथ नहीं उसे जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए फटाफट यहाँ पे तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए। फिर सही बंदे कहते कि ठीक है हम लोग तैयार हैं। तभी जो कुक होते हैं ये बोलते हैं कि भले ही हम लोग खाना बना सकते हैं लेकिन हम लोग वक्त आए तो यहाँ पे बंदों को निपटा भी सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में लूफी को देखते हैं जो यहाँ पे गम गम कह के उड़ जाता है। तभी सही बंदे उसे रोक रहे होते हैं लेकिन लूफी नहीं रुकता और वो सीधा यहाँ पे डॉन के पास पहुँच जाता है। डॉन बोलता है कि तुम तो एक बंदर हो और तुम मुझे रोकना चाहते हो। दूसरी तरफ हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे जो है अब तैयार हैं हमला करने के लिए। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो मोटू होता है वो जो होता है एक शिप को निकाल लेता है डॉन के ऊपर हमला करने के लिए। वो डॉन के ऊपर हमला करता है लेकिन डॉन उसे रोक लेता है और वो शिप को उठा के फेंक देता है। तभी होकाई उसे एक लात मार के साइड में कर देता है। यहीं पे सारे बंदे जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही थक चुके होते हैं और इनकी आंखों में एक अलग सा गुस्सा होता है। यहीं पे हम देखते कि एक नए बंदे की एंट्री होती है, इसे हम ड्रम मैन कहेंगे। ड्रम मैन यहाँ पे कहता है कि मैं तुम सभी को हरा दूंगा, तुम सभी चिंदी। अब ड्रम मैन की बात सुनते ही होकाई को गुस्सा आ जाता है और सभी को लात मार के ही उड़ाने लग जाता है। डॉन समझ जाता है कि इसे यहाँ पे शेफ ने ही ट्रेनिंग दे रखी है। अब ड्रम ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो आग बबूला हो जाता है। ये कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम होकाई को देखते हैं जो सीधा ड्रम मैन के मुंह पे एक लात मारता है और ड्रम मैन रोने लग जाता है कि मेरे मुंह पे एक लात लग गई। तभी हम देखते कि डॉन का एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि सभी बंदे अपने हथियार डाल दो वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। तभी एकदम से होकाई यहाँ पे हमला करने से मना कर देता है और हम देखते कि ड्रम मैन होकाई के मुंह पे एक लात मारता है और होकाई को दूर फेंक देता है। होकाई यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा होता है और ये कहता है कि कैप्टन के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान है, इसलिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ उनके लिए। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होकाई छोटा होता है। सही बंदे होकाई का सपना सुन रहे होते हैं। होकाई यहाँ पे ब्लू सी के अंदर जाना चाहता है और ब्लू साउथ को जो है देखना चाहता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे सही बंदे बचा हुआ खाना खा रहे होते हैं। तभी होकाई बोलता है कि आखिरकार तुम लोग इतना गंदा खाना क्यों खा रहे हो, पहले हमारे पास बहुत सारा बचा हुआ खाना है। और होकाई उस खाने को खाने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि किंग की शिप के ऊपर पायरेट्स हमला कर देते हैं और वो पायरेट्स कोई और नहीं ब्लेड के पायरेट होते हैं। हम देखते कि ब्लेड इन सभी को कब्जा करने को बोलता है लेकिन होकाई हार मानने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं होता और वो ब्लेड से लड़ने के लिए जाता है। लेकिन जो ब्लेड होता है वो होकाई को एक लात मार के दूर फेंक देता है। होकाई उसके पैरों को काट लेता है लेकिन यहाँ पे ब्लेड जो होता है उसे फिर दूर फेंक देता है। ब्लेड देखता है कि ये लड़का अपने सपनों के लिए अभी तक जो है लड़ रहा है। ये यहाँ पे ब्लेड जो होता है यहाँ से जा रहा होता है क्योंकि एकदम से एक बहुत ज़्यादा भयंकर तूफान आने वाला है। हम देखते कि तूफान में ब्लेड नीचे गिर जाता है और ब्लेड होकाई को देखता है और ब्लेड होकाई को बचाने के लिए जा रहा होता है लेकिन उसका पैर फंस जाता है। ये देखता है कि होकाई डूब रहा है जिसकी वजह से ब्लेड अपना जो पैर है वो जो है काट लेता है। और तभी हम देखते कि होकाई ये सब देख लेता है लेकिन उसे ये सब सपना लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में होकाई को होश आता है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। तभी ब्लेड कहता है कि हम दोनों ने खाने को जो है बांट लिया है, जो पोटली है उसमें जो है तुम्हारा खाना है और इस पोटली में मेरा खाना है। होकाई बोलते कि तुम्हारी पोटली मुझसे बड़ी क्यों है। ब्लेड बोलता है क्योंकि यहाँ पे मेरा पेट तुमसे बड़ा है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग बैठ के दिन काटने लग जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे दिन बीत जाते हैं लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आ रहा होता। धीरे धीरे इनका जो खाना होता है वो भी जो होता है ख़त्म हो रहा होता है। हम देखते कि अब होकाई के पास लास्ट एक ब्रेड पड़ी होती है जो पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से होकाई को याद आता है कि कैसे वो खाने को फेंक दिया करता था और खाने की इज्जत नहीं किया करता था। अब होकाई कुछ दिन भूखे रह के काटता है लेकिन यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग जाती है जिसके होकाई यहाँ चक्कू लेके सीधा ब्लेड के पास चला जाता है ताकि वो ब्लेड का खाना छीन सके क्योंकि ब्लेड का पोटली बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। होकाई चक्कू लेके ब्लेड के पास पहुंचता है और उसकी पोटली में छेद करता है तो उसे पता लगता है कि
ब्लेड के पास कोई खाना नहीं था, उसके पास सिर्फ खजाना था। और होकाई जो होता है ब्लेड की हालत को देखता है जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। साथ ही होकाई ब्लेड के पैरों को देखता है जो सही में कट चुका होता है। होकाई कहता है कि यानी कि वो सपना नहीं था, सही में तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपने पैरों को काट दिया था। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा? जिस पे होकाई बोलता है कि देखो बच्चे, मैंने अपनी ज़िंदगी को जी लिया है, लेकिन तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तुम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। तभी होकाई को एक बोट दिखाई देती है, तो होकाई पूरी जान ला के बोलता है कि हम लोग यहाँ पे हैं, जल्दी करो यहाँ पे आ जाओ। जिसका बोट इनकी जान बचा लेती है। नेक्स्ट में होकाई कह रहा होता है कि भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं इस जगह को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहीं पे हम ड्रम मैन को देखते हैं जो होकाई को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मार रहा होता है, लेकिन होकाई हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी लूफी जो होता है अपने गम गुस्से का इस्तेमाल करता है और वो एकदम से यहाँ पे धमाका कर देता है, और वो जो होता है यहाँ पे आधा जो हिस्सा होता है उसे जो है तोड़ देता है। ये देख के जो कैप्टन होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। दूसरी तरफ डॉन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लूफी कहता है कि अगर मैं बोट को ही तोड़ दूंगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। इस बात को लेके होकाई और लूफी लड़ने लग जाते हैं। तभी डॉन का जो आदमी होता है वो जो होता है सीधा ड्रम मैन के ऊपर ही हमला कर देता है और ड्रम मैन को यहाँ पे जो है ढेर कर देता है। ये देख के सभी बंदे शौक में आ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। तभी डॉन का आदमी बोलता है कि मैं होकाई से लड़ूंगा, होकाई आज मैं तुम्हारे एहसानों का बदला चुका दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। होकाई कहता है कि चलो लड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉन का आदमी सीधा जो होता है हमला करता है, लेकिन यहाँ पे शेक जो होता है बच जाता है और वो पीछे हट जाता है। लेकिन यहाँ पे डॉन का आदमी होकाई के ऊपर ही हमला कर देता है और होकाई को ख़त्म करने वाला होता है। यहाँ पे डॉन बोलता है कि फटाफट उसे जो है ख़त्म कर दो, और वो होकाई के ऊपर एक और हमला करता है और होकाई को बहुत ज़्यादा ही जख्मी कर देता है। लेकिन जैसे ही होकाई जख्मी होता है यहाँ पे डॉन उसे ख़त्म करने के लिए बोलता है, लेकिन डॉन का आदमी ये नहीं कर पाता है। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इसे अब ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं मर रहा था तब मुझे इसने एक खाना दिया था, इसलिए मैं इसे ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, भले ही तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। और ये कहते हुए यहाँ पे डॉन का आदमी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से रोने लग जाता है। सभी बंदे ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी डॉन कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इसके लिए दया आ गई है तो मुझे तुम्हें भी ख़त्म करना होगा। जिसके बाद डॉन का आदमी जो होता है यहाँ पे कहता है कि ठीक है। यहीं पे जो डॉन होता है वो जो होता है पॉइज़न जो मिसाइल है उसका जो है हमला करने वाला होता है। सही बंदे बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं, लेकिन सही बंदों के पास मास्क होता है और वो जो होते हैं मास्क पहन लेते हैं। यहीं पे हमें पता चलता है कि डॉन ने हमला कर दिया है और सही बंदे मास्क पहन के तैयार होते हैं। यहीं पे जो लूफी होता है वो फटाफट दो बंदों का मास्क छीन लेता है और यहाँ पे होकाई और डॉन के आदमी को दे देता है। लेकिन जैसे ही धमाका होता है हमें पता चलता है कि लूफी के पास भी एक मास्क आ चुका है। लूफी बाद में यहाँ पे गौर करता है कि असल में डॉन के आदमी ने मुझे ये मास्क दिया है और उसने होकाई को बचाने के लिए ज़बरदस्ती होकाई को जो मास्क है वो जो है पहना रखा है और खुद जहरीली हवा में सांस ले रहा है। ये देख के होकाई बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे घबरा जाता है और ये बोलता है कि तुम मर नहीं सकते हो, तुम्हें जो है जीना होगा। जिसके बाद ये लोग उसका जो है इलाज करने लग जाते हैं। तभी डॉन बोलते हैं कि वो एक बेवकूफ़ था जिसने तुम लोगों के लिए जान दे दी, लेकिन अब मैं यहाँ पे तुम सभी की जान लूँगा। यहीं पे जो लूफी होता है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो जो होता है सीधा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहीं पे हम देखते कि लूफी अपने घूंसे से वार करता है। डॉन अपने आप को कवच से जो है ढक लेता है जिसमें कांटे लगे होते हैं, लेकिन लूफी तो लूफी है, वो रुकता नहीं है और सीधा एक घूंसा मारता है, जिसके बाद डॉन नीचे गिर जाता है। ये देख के सही बंदे कहते कि सही में ये बच्चा बहुत ज़्यादा ही पागल है, इसने कवच पे घूंसा मारा जबकि इसके हाथ में चोट भी लग गया। यहीं पे हम देखते कि डॉन नीचे गिर चुका है। तभी लूफी कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम उठना नहीं चाहते हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉन होता है वो जो होता है उठ जाता है और डॉन उठने के साथ ही यहाँ पे जो हमला करना स्टार्ट कर देता है। लूफी जो होता है यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि लूफी को बहुत ज़्यादा चोटें भी लगती है, लेकिन लूफी यहाँ पे जैसे तैसे करके बच रहा होता है और वो डॉन के ऊपर हमला कर रहा होता है। काफ़ी सारे हमले खाने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो लूफी होता है वो जो होता है यहाँ पे डॉन के हथियार पे एक हमला करने में कामयाब हो जाता है और डॉन का जो हथियार होता है वो टूट जाता है। ये देख के सही बंदे बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। लूफी बोलता है कि अब तो मजा आएगा। यहीं पे डॉन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और ये बोलता है कि बच्चे अब तुम्हारी जान लेनी ही पड़ेगी। जिसके बाद वो उस गधा को उठाता है और सीधा हमला करना स्टार्ट कर देता है
और वो सीधा यहाँ पे जो है लूफ़ी के ऊपर हमला करता है। लेकिन लूफ़ी वो भी जो होता है यहाँ पे एकदम से 100 घूंसों से उसके जो कवच है उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे डॉन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। डॉन बोलते कि तुम इसे नहीं तोड़ पाओगे। तभी हम देखते कि वो लूफ़ी के ऊपर फिर से हमला करता है। लेकिन लूफ़ी फिर से उठता है और सीधा डॉन का जो कवच होता है उसके ऊपर जो है घूंसा मारता है। और हमें पता चलता है कि फाइनली डॉन का जो कवच है वो जो है अब टूट चुका है। अब डॉन पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन एकदम से वो जो है लूफ़ी को मछली के जाल में पकड़ लेता है। और वो भी जो होता है लूफ़ी को नीचे लेके जो है गिर रहा होता है। डॉन कहता है कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है। ये देख के लूफ़ी जो होता है अपने हाथों को बाहर निकाल लेता है और पैरों से डॉन को पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ पे वो डॉन को सीधा जो शिप के ऊपर दे मारता है और खुद पानी में गिर जाता है। जब लूफ़ी यहाँ पे पानी में गिर रहा होता है तभी जो शैंक होता है वो जो होता है सीधा कूदी मारता है। और हम देखते कि जो होकाय होता है वो नीचे आके यहाँ पे जो लूफ़ी है उससे ढूंढ रहा होता है और उसकी जो जान है वो बचा लेता है। और होकाय लूफ़ी को जो है ऊपर ले आता है। ऊपर लाने के बाद यहाँ पे लूफ़ी को जो है बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो जो होता है यहाँ पड़े पड़े ही सो जाता है। तभी डॉन का आदमी बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मेरा सपना है ग्रीनलैंड पे जाने का। चलो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वहाँ पे लूफ़ी से ज़रूर मिलूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे डॉन का आदमी चला जाता है और वो एक ही बोट पे सभी जो बंदे हैं उनको भी जेल ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो लूफ़ी होता है वो जो होता है बोट के अंदर सो रहा होता है और लूफ़ी को अब होश आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे होकाय लूफ़ी को अपना सपना बताता है कि वो यहाँ पे जो साउथ के सारे सी हैं उनको जो है देखना चाहता है और अपने सपने को यहाँ पे पकड़ना चाहता है। जिसके बाद लूफ़ी कहता है कि सही में तुम्हारा सपना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तभी कैप्टन ये सारी बातों को सुन लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग खाना खाने आए होते हैं। सभी जो कुक होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं, लेकिन होकाय को देखने ही वो जो होते हैं होकाय की बेइज्जती करने लग जाते हैं। ये बोलते हैं कि आखिरकार इतना घटिया सूप कौन लेके आया है। और हद तो तब हो जाती है जब कैप्टन यहाँ पे खुद जो है सूप को पीते हैं और सूप को पीने के बाद कहते हैं कि ये सूप बहुत ज़्यादा घटिया है, अगर मैंने इसे कुछ दिन और खा लिया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो होकाय होता है वो गुस्से में आ जाता है और यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लूफ़ी होता है वो सूप को पीता है और ये कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है। जिस पे सब कहते हैं कि हाँ ये सूप काफ़ी अच्छा है। तभी होकाय इनकी बातों को सुन लेता है। शेफ बोलते कि हम चाहते कि वो अपना सपना पूरा करे और यहाँ से चला जाए और तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो। यहाँ पे लूफ़ी बोलते कि अगर वो खुद कहेगा तभी मैं उसे ले जाऊँगा, वरना मैं उसे नहीं ले जाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि होकाय यहाँ पे जो है किसी बंदे के ऊपर गिर जाता है और हम देखते कि ये कोई और नहीं ज़ोरो के भाई होते हैं। और ये लोग बताते कि हमें नामी के पास चलना होगा, वो जो है शायद से खतरे में है। जिसके बाद ये लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी होकाय बोलते कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे लूफ़ी बहुत सारा जो खाना होता है उसे जो रखने लग जाता है और नेक्स्ट सीन में ये लोग जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हम देखते कि होकाय अभी तक जो है यहाँ पे सब कुछ याद कर रहा होता है और वो जो होता है अपने सारी पिछली बातों को याद करके यहाँ से जा रहा होता है। तभी एकदम से कैप्टन बोलते कि अपना ख्याल रखना। ये देखते ही होकाय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और ये बोलता है कि आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते कि सही बंदे होकाय को अलविदा करते वक्त काफ़ी रोने लग जाते हैं और ये बोलते कि दोबारा ज़रूर आना। होकाय भी जो होता है यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें नामी को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पे पहुँच जाती है। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले पार्ट में, जब तक ले सायोनारा। तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहाँ पे सब कुछ मैजिक से किया जाता है, सब कुछ। लेकिन यहीं पे एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके पास मैजिक नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम्हें नीची गिरी हुई नज़रों से देखा जाएगा। तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके डैड वहाँ से उसको भगा लेते हैं। जिसके बाद उसके डैड को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि भाग जाओ मैश। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अगर वो भाग गया तब भी हम उसे पकड़ लेंगे। और वो मैश के सामने एक शर्त लगते हैं कि उसे डिवाइन विजनरी बनना होगा, जो दुनिया का सबसे महान जादूगरी बन सकता है। तो मैश उनके शर्त को मान लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैश के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो आखिरकार मैश डिवाइन विजनरी कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार मैश ये कर पाता है या नहीं, या फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें मैश नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो यहाँ पे मस्त अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है
और इसके पिता यहाँ पे चाय बना रहे होते हैं। इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। मैश के पिता कहते हैं कि जब से मैश मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चलने लगी है। तभी मैश यहाँ पे आ जाता है और वो आते ही दीवार तोड़ देता है। तभी मैश के पिता कहते हैं कि आखिरकार तुमने दरवाज़ा क्यों तोड़ दिया। तो मैश कहता है कि मैं भूल गया था कि इसे धकेलना है या खींचना है। फिर मैश जो होता है दरवाजे को जोड़ने लग जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा गलत तरीके से जोड़ रहा होता है, जिसके बाद दरवाज़ा टूट जाता है। मैश के पिता कहते हैं कि तुम सही में एक पागल हो। जिसके बाद मैश के पिता कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से घर के बाहर, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम शहर में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे शहर में तुम्हें खतरा हो सकता है। जिसके बाद मैश के पिता यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैश को यहाँ पे क्रीम पफ खाना होता है, जिसके लिए मैश निकल जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना डैड। फिर मैश जैसे ही शहर पहुँचता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग जो जादू है वो जो है कर पा रहे हैं और वो रोज़मर्रा के जो काम है वो भी जो है जादू से करते हैं। मैश कहता है कि आखिरकार ये कैसे लोग हैं। तभी मैश यहाँ पे सिक्के देता है जो यहाँ पे मुड़ चुके होते हैं। मैश कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तभी मैश का जो स्कार्फ होता है वो जो है हट जाता है और यहाँ बंदे देख लेते कि मैश के चेहरे पे कोई निशान नहीं है। लेकिन मैश को कुछ समझ नहीं आता और वो क्रीम पफ लेके यहाँ से जो है निकल जाता है। तभी हम देखते कि मैश आगे जा रहा होता है, लेकिन वो एक पुलिस वाले से टकरा जाता है। पुलिस वाला फिर मैश को यहाँ पे डांटने लग जाता है और ये बोलते कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तभी जो मैश होता है वो जो होता है यहाँ पे कुछ करे उससे पहले ही यहाँ पे सीनियर पुलिस वाला आ जाता है और उस दूसरे पुलिस वाले को डांटने लग जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे पुलिस वाला देखता है कि मैश के चेहरे पे कोई निशान नहीं है और वो मैश को पकड़ने वाला होता है, लेकिन मैश के पिता जल्दी आके मैश को जो है यहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मैश के पिता मैश को डांट रहे होते हैं और ये बोलते कि मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें शहर में नहीं जाना। मैश बोलते कि मुझे माफ़ कर देना। मैश के पिता कहते कि ठीक है, अब से तुम शहर में मत जाओ और सजा के तौर पे तुम अपनी जो ट्रेनिंग है वो जो है दोबारा रिपीट करोगे। मैश कहता है कि ठीक है, फिर मैश चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला यहाँ पे मैश को ढूंढते हुए आ चुका होता है और उसके पिता को पकड़ लेता है। तभी हम मैश को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ से जा रहा होता है और नेक्स्ट सीन में हम पुलिस वाले को देखते हैं जो यहाँ पे मैश के पिता को कह रहा होता है कि बताओ आखिरकार वो लड़का कहाँ पे है, तुमने उसे कहाँ पे छिपाया है। मैश के पिता कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। और वो मैशले को कहते हैं कि मैशले भाग जाओ जल्दी से यहाँ से। और यहीं पे मैशले के पिता अपने मन में कह रहे होते कि भले ही मैशले मेरा अपना बेटा नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे मुझे जान से प्यारा है और कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे उसे जो है कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पुलिस वाला कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा लड़का नहीं है। तो यहाँ पे उसके पिता कहते हैं मैशले के कि हाँ भले ही वो मेरा बेटा ना है, लेकिन मैं फिर भी उसे जो है यहाँ पे पालूंगा। तभी हम मैशले को देखते हैं जो आते ही दरवाज़ा तोड़ देता है और यहाँ पे पुलिस वाले को घूरने लग जाता है। पुलिस वाला कहता है कि अच्छा तुम मुझे घूरोगे। तभी एक पुलिस वाले के वो जो है कपड़े फाड़ देता है और यहाँ पे दूसरा पुलिस वाला कहता है कि अच्छा तुम जो मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है तो आखिरकार तुम मुझसे लड़ोगे कैसे। मुझे तो तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है कि तुम एक छोटे से बच्चे मुझसे लड़ना चाहते हो। फिर जो पुलिस वाला होता है वो जो होता है यहाँ पे सारे मैजिक को इकट्ठा करता है और सीधा मैशले के ऊपर फेंकता है, लेकिन मैशले उसे एक ही हाथ से साइड में कर देता है। ये देख के पुलिस वाला शौक में आ जाता है और ये कहता है कि इससे मैंने ड्रैगन को हराया है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने एक ही हाथ से उस मैजिक को साइड में कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, अगर तुम शांति से जीना चाहते हो तो तुम्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक में जाना होगा और पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि तुम मैजिक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम जो है काम के हो, तुम्हें पता ना हो। अगर तुम मैजिक नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि भगवान ने तुमको जो है स्वीकारा नहीं है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे डिवाइन विजनरी का जो पद है वो जो हासिल कर लिया तो इसका मतलब भगवान ने तुम्हें स्वीकार लिया है और सभी लोग भी तुम्हें स्वीकार लेंगे। मैश के पिता मना करते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि भले मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन बाकी पुलिस वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे, तो देख लो आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे। तो मैशले कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ और मैं यहाँ पे डिवाइन विजनरी बनूंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि मैशले फाइनली मैजिकल स्कूल में आ चुका है, यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि इस बार का मैजिकल स्कूल का एग्ज़ाम मैं ही लेने वाला हूँ, चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से जो है बैठ जाइए। जिसके बाद सभी स्टूडेंट यहाँ देखने लग जाते हैं कि आखिरकार हमें बैठना कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि इनको सीट मिल जाती है और पेपर मिल जाता है। मैसले यहाँ पे देखते हैं कि सभी अक्षर इधर उधर भाग रहे हैं। फिर मैसले कहता है कि जल्दी से यहाँ पे शांत हो जाओ, मुझे तुम्हें सोल्व करना है। और मैसले पेन को तोड़ देता है। जो वर्ड होते हैं वो जो होते हैं डर जाते हैं और रुक जाते हैं और मैसले जो होता है पेपर को दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में इनका भूल भुलैया का टेस्ट होता है और मास्टर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले बाहर निकलना होगा।
फिर मैस्ले कहता है कि आखिरकार मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा। तभी मैस्ले को लेमन नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो मैस्ले के साथ चलने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो दोनों आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी लेमन मैस्ले को पकड़ लेती है और उसे धोखा दे देती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया है। और ये जो होती है मैस्ले को छोड़कर चली जाती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो इस लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये लड़की कहती है कि शायद से यही जो है मेरा अंत है, क्योंकि मैंने एक शरीफ से लड़के को धोखा दिया। और मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तो मैस्ले एक ही बार में उसे एक घूंसे से यहाँ पे ठीक कर देता है और उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। ये देख के लेमन बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना। तभी हम देखते कि मैस्ले पूरे जो यहाँ पे दरवाजे हैं उनको जो है तोड़ के सबसे पहले ही बाहर आ जाता है। लेकिन सभी लोग मैस्ले को चीटर कहने लग जाते हैं, क्योंकि मैस्ले ने यहाँ पे दीवारों को तोड़ा है। जिसके बाद सभी लोग कहते कि इन्हें बाहर निकाल दो। तभी लेमन कहते कि शांत हो जाओ, मैस्ले ने यहाँ पे ये सब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोफेसर ने कहा था कि मैस्ले को यहाँ पर रोक लूँ और उसे जो है यहाँ पे बाहर ना आने दूँ ताकि वो मेरा सिलेक्शन करवा दे। तो ये प्रोफेसर यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी हेडमास्टर यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ से अभी जो है शांत हो जाओ प्रोफेसर, और मैस्ले तुम मेरे साथ चलो। फिर ये मैस्ले को लेके यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे ख़तरनाक टेस्ट दूँगा। और एक गुड़िया को ले आते हैं और ये बोलते कि जो ये गुड़िया है उसके अंदर तुम्हारे सबसे ज़्यादा कीमती बंदे की जान बसी हुई है, अगर ये गुड़िया यहाँ पे हिट होती है तो बंदा मर जाएगा। और हमें पता चलता है कि इस गुड़िया के अंदर मैस्ले के पिता की जान बसी होती है। तभी जो मैस्ले होता है वो जो होता है उस खंजर को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। और ये देख के प्रोफेसर यहाँ पे खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो हो गया, मैं समझ गया कि तुम ज़्यादा सोचने पे यहाँ विश्वास नहीं करते हो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मैस्ले फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर की क्लास चल रही होती है। मैस्ले यहाँ पे अजीब व गरीब हरकतें करने लग जाता है। जिसके बाद मैस्ले यहाँ पे अपने रूममेट से मिलता है जिसका नाम फिन होता है। फिन यहाँ पे मैस्ले को देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है और ये कहता है कि अब मैं क्या करूँ। यहीं पे हम मैस्ले को देखते हैं तो हमेशा की तरह क्रीम पफ खा रहा होता है और मैस्ले को क्रीम पफ बहुत अच्छा लगता है। तभी मैस्ले कहता है कि असल में मैं अपनी झाड़ू नहीं लेके आया, क्या मैं तुम्हारी झाड़ू ले सकता हूँ। तो फिन कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी झाड़ू उड़ाने वाली क्लास होती है, लेकिन मैस्ले से झाड़ू ऊपर नहीं आ रहा होता। तभी एक बंदा उसके ऊपर हंसने लग जाता है तो मैस्ले एकदम से एक पैर मारता है और झाड़ू उसके हाथ में आ जाता है। फिर वो बंदा बोलता है कि तुमने तो चीटिंग करी है। तभी टीचर कहते कि हम लोग यहाँ पे उड़ेंगे। फिर वो बंदा कहता है कि चलो हम लोग रेस करेंगे। जिसके बाद वो बंदे रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैस्ले जीत जाता है और एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाता है। तभी फिन कहते हैं कि मुझे पता है कि मैस्ले ने झाड़ू को फेंका और फटाफट झाड़ू के ऊपर जो है बैठ गया और जिसके बाद ही वो जो है जीत गया। तभी एक लड़का यहाँ पे आ जाता है और वो मैस्ले को बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही कमाल के बंदे हो, हम लोग क्यों ना स्कूल के बाद मिले यहाँ पे। तो मैस्ले कहता है कि ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैस्ले जो होता है क्रीम पफ बना रहा होता है और ये कहता है कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। मैस्ले अपनी मीटिंग भूल चुका होता है। फिर यहाँ पे हम उस बंदे को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। नेक्स्ट सीन में जो मैस्ले होता है वो यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वो बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कल तुम आए नहीं। तो मैस्ले बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुमसे फिर मिलूँगा। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हें डिवाइन विजनरी बना सकता हूँ। तो मैस्ले यहाँ पे सारी बातें उसकी जो है मानने लग जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे वो बंदे जो है फिन को पकड़ लेते हैं और फिन को यहाँ पे जो है टॉर्चर करने लग जाते हैं। तभी मैस्ले यहाँ पे आ जाता है और मैस्ले आते ही यहाँ पे उस बंदे के मुंह पे एक घूसा मार देता है। अब ये देख के सभी बंदे बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो टीचर होता है वो भी जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने जो उसे मारने की कोशिश कैसे करी। तभी जो मैस्ले होता है वो जो होता है टीचर को भी यहाँ पे ज़मीन में गाड़ना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट ने प्रिंसिपल फिर से मैस्ले को बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि तुमने उस टीचर को अच्छा सबक सिखाया और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे जो डिवाइन विजनरी है वो जो है बनोगे। मैस्ले कहता है कि आपका शुक्रिया। फिर तभी हम देखते कि वाइन नाम का बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मैं तुम्हें अपनी जो टीम है उसमें जो है शामिल करना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही सभी बंदे यहाँ बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं और यहाँ मैस्ले कहता है कि टीम मैं तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन वाइन मानता नहीं और शामिल करता। फिर यहीं पे हम देखते कि मैच स्टार्ट हो चुका होता है।
सभी बंदे यहाँ पे मैच को खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी सभी बंदों का ध्यान मैच के ऊपर जाता है जो उड़ भी नहीं रहा होता और सभी बंदे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी यहाँ पे जो वाइन होता है वो जो है नीचे आता है और ये बोलता है कि देखो, तुम्हें अपने अंदर जीतने का जज्बा लाना होगा और यहाँ पे एक बास बनना होगा जो हमेशा यहाँ पे हर मुसीबत में खड़ा रहता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पे मुझे जिताओगे। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आता है और इस वाइन नाम के बंदे को नीचे गिरा देता है और ये बोलता है कि अब तुम नहीं जीतने वाले। वाइन बोलता है कि मैच प्लीज़ तुम ट्राई करो यहाँ पे जो है जीतने का, मैं बस तुम्हारी ट्राई देखना चाहता हूँ। तो मैच बोलते हैं कि ठीक है। तभी हम देखते कि मैच यहाँ पे हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। असल में मैच बहुत तेज़ी से अपने पैरों को घुमा रहा होता है जिससे वो हवा में उड़ रहा होता है। फिर मैच जो होता है बॉल को ले लेता है और लगातार यहाँ पे बॉल को जो है गोल में डालता रहता है और इसी तरह ये मैच को जीता जाता है और मैच को यहाँ पे सिल्वर कॉइन मिल जाता है। तभी वाइन यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि तुमने हमारी टीम को जिता दिया, तुम सही में बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे हो और तुम हमेशा के लिए हमारी टीम में आ गए हो। नेक्स्ट सीन में लेमन और यहाँ पे वैन अपनी अपनी टीम में से लाए जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक लेंस नाम का बंदा आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि यहाँ पे कुछ मज़ेदार हो रहा है। तो यहाँ मैच बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी मज़ेदार नहीं हो रहा। लेंस तभी एकदम से इन तीनों को यहाँ पे पकड़ लेता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो बाहर मिलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लेंस से मिलने के लिए मैच आ चुका होता है और ये दोनों आमने सामने होते हैं। लेंस कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे से जीत गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त और एक सिल्वर कॉइन दूंगा। ये कहते ही लेंस यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी जो मैश होता है वो जो होता है यहाँ पे नीचे से जड़ निकाल के जो लेंस होता है उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लड़ाई के दौरान जो जो लेंस का लॉकेट होता है वो जो होता है मैश के पास आ जाता है। लेंस बोलते कि मुझे वो रैकेट वापस करो, तो यहाँ पे मैश कहता है कि ठीक है ये लो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेंस कह रहा होता है कि मैं इसको नीचे फेंकने वाला हूँ, अगर तुम इसे पकड़ पाए तो ये तुम्हारा वरना ये मेरा। और यहाँ पे लेंस कहता है कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए एक हैवान भी बन सकता हूँ। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन बीमार होती है और एक बीमारी के चलते उसकी रेखाएं मिट रही होती हैं और उसके माता पिता कहते हैं कि हम इसे सरकार को सौंप देंगे, उसके बाद जिसको जो करना है वो करेगा। लेकिन लेंस कहता है कि नहीं, मैं एक डिवाइन विजनरी बनूंगा और मैं यहाँ पे इस रूल को जो है चेंज कर दूंगा। जिसके बाद वो जो होता है बोतल को नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी मैस यहाँ पे अपने असली फॉर्म में आता है और उस बोतल को यहाँ पकड़ के ऊपर ले आता है, वो भी जो है दौड़ के। लेंस कहता है कि ठीक है अब मैं हार मानता हूँ और वो यहाँ से निकल जाता है इसको सिल्वर कॉइन दे के और उसके दोस्तों को दे के। जिसके बाद हम देखते हैं पे हम मैच को देखते हैं जो यहाँ पे कॉइन को देख रहा होता है और यहाँ पे तभी फिन को याद आता है कि वो असाइनमेंट बनाना भूल गया। तभी लेंस यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा असाइनमेंट बनाने में। नेक्स्ट सीन में ये लोग असाइनमेंट बनाने के लिए पहुँच जाते हैं और यहाँ पे लेंस कहता है कि तुम्हें सबसे पहले इसकी चीख को रोकना होगा। फिन जो होता है चीख को रोकने की जो है यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है और फिन तो यहाँ पे इसको रोक भी लेता है, लेकिन मैश इसकी साइज को ही बड़ा कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मैश होता है वो एक थप्पड़ मारता है और मूली को शांत कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे लेंस उन्हें जो है बनाकर दिखाता है कि कैसे उन्हें पोशन को बनाना है। फिर मैश भी वैसे ही बनाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैश क्रीम पफ बना देता है। ये देख के ये लोग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं, लेकिन ये लोग कितने भी ट्राई कर लें मैश लास्ट में क्रीम पफ ही बनाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इनकी बाहर आने वाली क्लास हुई होती है और यहाँ पे जो मास्टर होता है ये कहता है कि आज तुम्हारी क्लास है और जिसके अंदर तुम्हें सिल्वर कॉइन बनाने का मौका मिलेगा। तभी रेड नाम का यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, तुम जो है मुझसे दूर रहो। तभी लेमन मैश के पास आ जाती है और ये देख के रेड जो होता है पूरी तरह से पागल हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार लड़कियाँ तुम्हारे पास कैसे आ रही हैं और मेरे पास क्यों नहीं है। तभी टीचर यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम देख ही रहे होगे कि अगर तुम इस तरह के बिच्छू को पकड़ लेते हो और उसके सर का मणि ले आते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक सिल्वर कॉइन मिल जाएगा, चलो जाओ अब जल्दी से। फिर ये लोग जंगल में जाते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि यहाँ पे जो मैश है वो खो चुका है और वो जो होता है रेड को मिलता है। जिसके बाद रेड और मैश यहाँ पे लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो यहाँ पे किसी लड़के से डर के भाग रही होती है। तभी जो रेड होता है वो यहाँ पे आ जाता है और उस लड़के को एक ही बार में यहाँ सबक सिखा देता है। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पे रेड को बोलती कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। तभी जो रेड होता है वो तो यहाँ पागल ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो लड़की असल में जो है मैजिक कर रही है। फिर वो मैश के पास आती है, लेकिन वो मैश के ऊपर कितना ही मैजिक कर ले मैश को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर लड़की कहती है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है।
तभी यहाँ पे वो लड़की जो होती है रेड के पास दोबारा जाती है और ये बोलती है कि मुझे एक बंदे ने पकड़ रखा है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा यहाँ पे आ जाता है और रेड यहाँ पे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो वाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे इनसे जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। रेड भी जो होता है यहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन जो वाइट होता है वो जो है रेड को बहुत बुरी तरह से मार देता है। फिर यहीं पे वाइट बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे यहाँ पे 10 हमलों से बच गए तो मैं यहाँ पे इस लड़के और उस लड़की को जाने दूंगा। तो रेड बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। और फिर जो वाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले वो यहाँ पे पहला हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो रेड होता है वो पहले हमले में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो वाइट होता है वो लगातार रेड के ऊपर हमला करते जाता है और रेड को बोलते क्या हुआ, तुम तो मेरे यहाँ पे पहले हमले से ही ढेर हो गए। तभी जो रेड होता है वो जो होता है खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वाइट के साथ जो है आ चुकी होती है और यहाँ पे वो लड़की हंस रही होती है कि तुम कैसे बंदे हो, तुम जो है मेरे झांसे में आ गए। तभी यहाँ पे जो मैश होता है वो जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर जो मैश होता है वो जो होता है उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और एक ही हमले से वो जो होता है वाइट को नीचे गिरा देता है और वाइट को पूरा जो है खूनम खून कर देता है। मैश बोलते क्या हुआ, अभी तो मैंने पहला ही हमला किया है, अभी तो मेरे 9 हमले बाकी हैं। तभी वाइट बोलता कि अगर इसने मेरे ऊपर एक और हमला भी किया तो मैं मारा जाऊंगा। तभी हम देखते कि एक बहुत बड़ा बिस्ट इसके पीछे आ जाता है, लेकिन मैश एक ही बार में एक घूसा मार के उड़ा देता है और साथ ही एक स्टार नीचे गिरता है जिससे मैश को कॉइन मिलेंगी। फिर हम देखते कि यहाँ पे मैश जो होता है सीधा लड़की के पास जाता है। लड़की जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मैश उसे यहाँ पे देखता है कि वो रो रही है। तभी जो मैश होता है उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे मैश जो होता है लड़की को उठा के पटक देता है और यहाँ पे लड़की हार जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मैश यहाँ पे आ जाता है अपनी टीम के पास। टीम वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी जो रेड होता है वो मैच से माफ़ी मांगता है। तभी यहाँ पे लेंस कहता है कि तुम्हें बाकी डोम के जो बंदे हैं उनसे जो है बच के रहना होगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे कॉइन के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब जो है गोल्डन जो कॉइन है वो जो है आ चुका है। मैच कहते हैं क्या यहाँ पे और भी डोम है, तो यहाँ फिन कहते हैं क्या तुम्हें याद नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मैच पहली बार यहाँ पे आया होता है। सभी बंदे सिंह पकड़ के यहाँ पे जो है डोम में जा रहे होते हैं। यहाँ पे सिंह वाला मास्टर बोलता है कि मुझे पता है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो मैश का मन पड़ता है उसे पता चलता है कि इसके मन में सिर्फ जो है यहाँ पे क्रीम पफ के बारे में ही चल रहा है और ये कुछ भी बड़बड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि मैच जाएगा एल्डर डोम में। फिर नेक्स्ट सीन में मैच को देखते हैं जो गुम हो चुका होता है और वो दूसरे डोम के बंदों के पास पहुँच जाता है। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक सायोनारा। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जो अपनी माँ के साथ खुशी से रहा करता था, लेकिन एक दिन किसी दरिंदे ने उसकी माँ को मार डाला, जिसके बाद उसने तय किया कि वो दरिंदे को मार डालेगा। अब कहानी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो हारुटा नाम के लड़के को बोलती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। हारुतो बोलता है ठीक है, मैं भी तुमसे ही शादी करूंगा। अब इसी उम्मीद को लेके यहाँ पे हारुतो अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक बस में बैठा होता है, लेकिन जो बस होती है उसका जो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें हारुतो मर जाता है। जिसके बाद जो हारुतो की सोल होती है वो यहाँ पे रियो नाम की एक बॉडी में रिकानेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रियो की सोल भी इसी के अंदर ही होती है। हारुतो की सोल बोलती कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो अभी मर जाना चाहिए था, आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी कुछ बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और रियो को देख के बोलते कि तुम अभी तक जिंदा हो, हमें लगा कि तुम बुखार के मारे अब तक मर चुके हो। जिसके बाद ये बंदे बैठ जाते हैं और यहाँ पे खाना निकाल रहे होते हैं। यहीं पे रियो देख के बोलता है क्या ये बंदे मुझे खाने के लिए देंगे, क्योंकि पूरे 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। तभी एक बंदा बोलता है कि रियो तुम फटाफट बाहर चले जाओ और नहा लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। फिर जो रियो होता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे जो बेरिस होते हैं उनको तोड़ के खा रहा होता है और यहाँ पे ये याद करता है कि कैसे
ये अपनी माँ के साथ बड़े आराम से रहा करता था। इसकी मम्मी कहा करती थी कि तुम बिल्कुल अपने जो है फादर पे गए हो। रियो कहता है कि मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे और यहाँ पे मेरी मदर को उस दरिंदे ने मार डाला था, अब मुझे उसको मारना है और मैं सिर्फ उसी के लिए जिंदा हूँ। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और ये बोलती हैं क्या तुमने यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको देखा हुआ है? तो रियो मना कर देता है। तभी एक लड़की आगे आती है और वो अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती है और चारों तरफ अपनी पावर को फैला देती है ताकि वो राजकुमारी के ऑरा को पकड़ सके। यहीं पे हम रियो की स्पिरिचुअल पावर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा होती है और कोई भी इसको नहीं देख पा रहा होता है। यहीं पे कैस्टिलिया नाम की एक लड़की रियो को कुछ पैसे देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है खाना खा लेना, और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अब रियो पैसे पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये यहाँ पे फटाफट भाग के अपने जो है घर में जा रहा होता है। और जैसे यहाँ पे आता है एक बंदा रियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका जो हमला होता है वो पैसे वाली पोटली पे लग जाता है जिससे पोटली टूटती है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। तभी रियो साइड में देखता है और ये देखता है कि इस बंदे ने यहाँ पे जितने बंदे थे उन सभी को मार डाला है। फिर रियो जो होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पे जो जगा लेता है और सीधा इस बंदे से भिड़ने के लिए आ जाता है और उसको उठा के पटक देता है और जो बंदा होता है वो बेहोश हो जाता है। तभी रियो को एक आवाज आती है और रियो उस आवाज के पास जाता है और वहाँ पे एक लड़की बंदी होती है और ये लड़की वही राजकुमारी होती है जिसको वो लड़कियां ढूंढ रही थी। अब राजकुमारी अपने आसपास देखती है और ये देखती कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो मरे हुए हैं। ये देख के राजकुमारी बेहोश हो जाती है। अब रियो राजकुमारी को बाहर लेके आता है, लेकिन यहाँ पे लड़कियों को लगता है कि रियो ने ही उस राजकुमारी को किडनैप किया है और लड़कियां उसे जो है थप्पड़ मार देती हैं। लेकिन जो रियो होता है ये बोलता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो। तो यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हमें उसका नहीं पता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि तुमने राजकुमारी को पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, जब तक तुम यहाँ पे कैद में रहोगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रियो को पकड़ के यहाँ पे बांधा गया होता है और यहाँ पे जो रियो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी जो चार्ल्स होता है ये बोलता है कि देखो बच्चे, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी जो गलतियां हैं उनको जो है मान लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और चार्ल्स रियो को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जो यहाँ पे होश में आ जाती हैं और राजकुमारी बोलती कि आखिरकार मुझे यहाँ पे कौन लेके आया। जिस पे लड़कियां कहती कि आपको एक लड़के ने किडनैप कर रखा था और वो आपको लेके बाहर भाग रहा था, लेकिन हमने जो है उसको पकड़ लिया और उसको जो है कैद खाने में डाल दिया। तो यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि नहीं, उसी लड़के ने मेरी जो है जान बचाई है। फिर लड़कियां जल्दी से रियो के जो है पास जा रही होती है। नेक्स्ट सीन हम चार्ल्स को देखते हैं जिसने रियो को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रखा होता है और ये और भी ज्यादा मार रहा होता है इसको। तभी जो लड़कियां होती है वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये सब देख लेती हैं। जो चार्ल्स होता है वो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि ये एक निर्दोष बंदे को इतना मार रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रियो जागता है और वो देखता है कि उसके सामने जो कैस्टिलिया है वो जो है बैठी होती है और रियो यहाँ पे अपनी चोटों को देखता है जो हील हो चुकी है। तो यहाँ पे कैस्टिलिया से पूछता है क्या तुमने मेरी चोटों को हील किया है? जिसपे कैस्टिलिया कहते कि हाँ। तो रियो कहता है क्या तुम मुझे जो हीलिंग मैजिक है वो सिखा सकती हो? तो यहाँ पे कैस्टिलिया कहते कि तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत लो, यहाँ पे जो महाराज है वो अपनी गलती को मानते हुए तुम्हें जो रॉयल अकेडमी में भेजेंगे और तुम्हारी जो फीस है वो भी महाराज भरेंगे और तुम वहाँ पे पढ़ के बहुत सारी जो चीजें हैं उनको जो है सीख सकते हो। हीलिंग स्पेल नहीं, तुम बाकी जो स्पेल है वो भी जो है सीख सकते हो। नेक्स्ट सीन में रियो जो होता है महाराज के पास आ जाता है और महाराज बोलते कि हमें माफ करना क्योंकि आपने मेरी बेटी की जान बचाई थी और आपको ये सब जो है झेलना पड़ा, लेकिन इसकी भरपाई में हम आपको जो रॉयल अकेडमी है उसमें जो है भेज रहे हैं, आप उसमें रह के पढ़ाई कर सकते हो। रियो जो है महाराज को थैंक यू बोलता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कैस्टिलिया होती है वो रियो को रॉयल एकेडमी में ले आती है और कैस्टिलिया रियो से पूछती है क्या तुम्हें पढ़ना और जो लिखना है वो आता है? तो रियो बोलता है कि नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो कैस्टिलिया बोलती कोई बात नहीं, स्कूल के बाद मैं तुमको एक्स्ट्रा क्लास दूंगी और तुमको पढ़ना और लिखना सिखा दूंगी। रियो कैस्टिलिया को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो क्लास में आ जाता है। कैस्टिलिया बोलते कि बच्चों ये जो हमारा नया स्टूडेंट है। अब रियो सभी को जो है हेलो बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो रियो को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और रियो भी इस बात को समझ जाता है। फिर रियो चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ जाता है और कैस्टिलिया पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद इनकी जो क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जो रियो होता है वो कैस्टिलिया के पास जाता है
और यहाँ पे कैस्टिलिया जो है बाहर आती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम दरवाजा क्यों पीट रहे हो, तुम बाहर नहीं देख सकते कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं बिजी हूँ, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। तो यहाँ पे रियो बड़े प्यार से बोलते कि हाँ मुझे पढ़ना नहीं आता। अब कैस्टिलिया को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और ये बोलते ठीक है चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा देती हूँ। जिसके बाद रियो भी अंदर आ जाता है और यहाँ पे रियो देखते कैस्टिलिया का पूरा रूम जो होता है बिखरा होता है। कैस्टिलिया बोलती कि मुझे माफ करना, मेरा जो रूम है वो थोड़ा गंदा है, रुको मैं इसे अभी जो है साफ कर लेती हूँ। और कैस्टिलिया किताबों को उठाना स्टार्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में कैस्टिलिया और रियो यहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे कैस्टिलिया जो होती है रियो को कुछ सम देती है और ये उसे सोल्व कर देता है। कैस्टिलिया बोलती कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। तभी जो हारुतो की स्पिरिट होती है ये बोलती कि सवाल मेरे लिए पहले से ही आसान है क्योंकि मैंने ये सब कॉलेज में पढ़ रखा है। कैस्टिलिया कहते कि तुम सही में काफी कमाल के हो। रियो बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जो होते हैं तलवारबाजी कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो रियो होता है वो अपने मास्टर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और रियो काफी अच्छी तलवारबाजी कर रहा होता है। और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हारुतो को पहले जो तलवारबाजी है वो जो सिखाई गई होती है उसके ग्रैंडपा द्वारा। अब इसी तरह रियो यहाँ पे इस एकेडमी में 1 साल बिता लेता है और यहीं पे रियो टेस्ट दे रहा होता है और रियो टेस्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा कर रहा होता है। तभी जो हारुतो की स्पिरिट होती है वो यहाँ पे अपनी जो पुरानी दोस्त है उसको जो है याद कर रहा होता है और इसी लड़की ने हारुतो से वादा किया था कि वो इससे जो है शादी करेगी। यहीं पे जो रियो होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे किसकी याद आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम रियो का रिजल्ट देखते हैं जो यहाँ पे टॉप मार चुका होता है। अब रियो को टॉप देख के सभी जो नॉवेल्स के बच्चे होते हैं वो गुस्सा हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर कहते कि देखो यहाँ पे मैंने 4 बच्चों को चूज किया है जो रॉयल जो कैनाइट है वो बनने के काबिल हैं और अब जो है वो आगे आएंगे और टॉप स्टूडेंट में हमारा जो रियो होता है वो भी होता है। अब रियो का नाम सुन के सही बंदे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है क्या ये बेवकूफ भी हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट लेगा। तो यहाँ पे इसके मास्टर बोलते कि देखो रियो ने ये सब चीजें जो है अपनी मेहनत से कमाई है इसलिए मैं इसे पूरा जो है मौका दूंगा। नेक्स्ट सीन में रियो की मास्टर बोलती कि रियो वैसे तुम काफी बड़े हो चुके हो, तुम्हारी जो हाइट है वो भी जो मुझसे बड़ी हो चुकी है। फिर कैस्टिलिया बोलती कि वैसे तुमने यहाँ पे काफी जो अच्छे नंबर है वो जो है लिए थे अपने जो है टेस्ट में और तुम एक टॉप स्टूडेंट भी बन चुके हो। फिर ये कहते कि जैसे ही मैं स्कूल का काम पूरा हो जाएगा मैं यहाँ पे कोई कैनाइट नहीं बनूंगा, मैं एक एडवेंचरर बनूंगा और यहाँ से जो है चला जाऊंगा। अब ये सुन के कैस्टिलिया जो होती है थोड़ा सा उदास हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, तुम यहीं पे रहो, अगर तुम चले जाओगे तो आखिरकार मुझे चाय बना के कौन देगा। लेकिन जो रियो होता है वो कैस्टिलिया की बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा होता है। अब कैस्टिलिया का मन तो नहीं होता लेकिन वो कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रियो का जो मैच होता है वो होने वाला होता है। यहीं पे जो अनाउंसमेंट होता है ये बोलता है कि अभी जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो मैच के लिए तैयार होता है। तभी उसके साइड में जो लड़का होता है वो बोलते ही कचरे तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम नहीं जीत पाओगे। लेकिन जो रियो होता है वो इसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो का जो मैच होता है वो चार्ल्स से हो रहा होता है। अब रियो और चार्ल्स यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। चार्ल्स जो होता है रियो पे काफी खतरनाक जो अटैक होता है वो कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे जो रियो होता है फिर भी चार्ल्स को हरा देता है। चार्ल्स बोलता है कि मुझसे जो तलवार है वो जो फिसल गई है, अभी जो है मुझे एक रीमैच चाहिए। अनाउंसमेंट करने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने यहाँ पे इतने छोटे बच्चे पे इतने खतरनाक अटैक किए, अब हार गए हो तो यहाँ पे जो है बहाने बना रहे हो, चुपचाप से निकल जाओ और इसे माफी मांग लो। जिसके बाद चार्ल्स होता है ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना रियो और ये बोलने के बाद चार्ल्स गुस्से में निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स जो होता है रीस से बात कर रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे उस लड़की को जो है बर्बाद करना है। रीस बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, हम लोग जो रियो है उसे जो है बर्बाद कर देंगे। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बच्चों कह रही होती कि तुम लोग अभी अपना जो मैजिक है वो दिखाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें अपने मैजिक की जो पावर है वो कैसे बढ़ानी है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैजिक करना नहीं आता और ये रियो की बात कर रहा होता है। लेकिन जो रियो होता है वो इससे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में बच्चे अपने मैजिक को करके दिखाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिलिया कहते हैं ये काफी अच्छा था, अब मेरी बारी है। फिर कैस्टिलिया अपने जो मैजिक है उसे जो है करके दिखाती है और यहाँ बच्चे जो होते हैं मैजिक देख के काफी खुश हो जाते हैं और रियो को भी ये सब देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पे खड़े होते हैं। तभी जो अल्फोंस होता है ये बोलता है कि देखो
यहाँ पे हमें जो है इस जंगल से बाहर निकलना है, लेकिन टीचर ने जो रास्ता बताया है वो जो है थोड़ा लंबा है, मैं इससे छोटा रास्ता जानता हूँ, हम लोग उससे बड़े आराम से जो है निकल सकते हैं। तभी एक लड़की बोलती क्या सही में जो यहाँ पे शॉर्टकट है वो लेना ठीक रहेगा, और इस सभी को बोलती कि टीचर ने जिस रास्ते से हमें जाने को बोला है हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लड़की की कोई बात नहीं मानता, जिसकी वजह से लड़की को चुप हो जाना पड़ता है। तभी एक लड़का रियो को बोलता है कि तुम हमारा जो सामान है वो उठा लो, तो रियो बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे जो रियो होता है वो जो होता है सामान उठा के इनके जो है पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो गोबलिंग्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट जो होते हैं अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जो गोबलिंग्स हैं उनको जो है हरा देते हैं। और गोबलिंग्स को हराने के बाद ये सभी काफी खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के यहाँ पे डेड एंड आ जाता है। सभी बच्चे अल्फोंसो को बोलते कि बताओ अब मैं कहाँ से जाना है। यहाँ पे अल्फोंसो कुछ बोले उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे जो गोबलिंग्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब गोबलिंग्स को देख के बच्चे जो है काफी यार डर जाते हैं, और यहाँ पे एक बच्चे का धक्का राजकुमारी को लग जाता है और राजकुमारी पहाड़ से नीचे गिर रही होती है। लेकिन तभी रियो स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और वो राजकुमारी को ऊपर जो है रख देता है, लेकिन खुद पहाड़ के नीचे जो है गिर जाता है। अब सभी बच्चों को लगता है कि जो रियो है वो जो है मर गया है। तभी यहाँ पे एक लड़की जो होती है गोबलिंग्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और जो गोबलिंग्स है वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं, और राजकुमारी उन बंदों को हील कर रही होती है जिनको चोट लगी होती है। यहीं पे रियो सोचता है कि आखिरकार मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया। मैं ऊपर से जो है नीचे गिर रहा था, लेकिन एकदम से मैं रुक गया और यहाँ पे जो है सेफली उतर गया। यहीं पे राजकुमारी को काफी बुरा लग रहा होता है और ये बोलती कि हमें रियो को नीचे ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन बच्चे बोलते कि नहीं वो तो मर चुका होगा इसलिए हमें अभी चलना चाहिए। तभी एकदम सिंह के सामने बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है आ जाता है। मॉन्स्टर को देख के ये सभी बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं, जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे बच्चों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब ये देख के राजकुमारी और ज्यादा डर जाती है। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो राजकुमारी के ऊपर हमला करने वाला होता है। राजकुमारी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी जो रियो होता है वो बीच में आ जाता है और मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है रियो के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन रियो उसके हमले से बच जाता है और सीधा उसकी जो मुंडी है उसे जो है काट के अलग कर देता है। तभी रियो देखता है कि यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं। रियो बच्चों को देख के फटाफट यहाँ से जो है भाग जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में रीजर को देखते हैं जो यहाँ पे रियो को देख रहा होता है और ये बोलते हैं कि इस बच्चे में जरूर कुछ ना कुछ तो खास बात है, इसने इतने बड़े मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हरा दिया। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते कि जो रियो है उसी की गलती है, उसी की वजह से ये सब हुआ है, उसे यहाँ पे देखते ही मारने का जो हुक्म जारी कर दिया जाए। जो रियो है वो जो एक देशद्रोही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बड़ी उदास बैठी होती है और वो रियो के बारे में सोच रही होती है। तभी वो देखती कि रियो उसके साइड में आ चुका है और सीधा रियो को गले लगा लेती है और ये रियो से पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। रियो बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे जल्दी ही यहाँ से जो है निकलना होगा। जिस पे टीचर बोलती कि बिल्कुल सही, यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है तुम्हें मारने के लिए भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। वैसे इसका मतलब यही है ना कि हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो रियो बोलते कि नहीं हम लोग मिलेंगे, अगर आप चाहें तो मुझे जो लेटर है वो जो है लिख सकती हैं, लेकिन आप लेटर के ऊपर हारुतो नाम का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं अभी तक जो है जिंदा हूं। जो कैस्टिलिया होती है ये बोलती कि ठीक है मैं यही जो है करूंगी, वैसे तुम अब यहाँ से निकल के कहाँ पे जाओगे। तो रियो बोलते कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा ये थी कि मैं अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ से निकल के अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जो है जाऊँगा और वहाँ पे जाके जो मेरे माता पिता हैं उनके बारे में पता लगाऊंगा और मैं उस बंदे के बारे में ही पता लगाऊंगा जिस बंदे ने मेरी जो है माँ को मारा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। कैस्टिलिया बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। रियो बोलते कि आपने पहले ही मेरी काफ़ी हेल्प कर रखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बोलने के बाद जो रियो होता है वो यहाँ से निकल जाता है। यहीं पे हम रियो को देखते हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे जा रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके। तभी रियो एक टाउन में पहुँचता है और ये तय करता है कि ये कुछ समय इस टाउन में ही रहेगा और रियो यहाँ पे जो टाउन है उसके अंदर आ जाता है। फिर टाउन के अंदर रियो घूम रहा होता है, तभी यहाँ पे एक बंदा उसको बुलाता है और ये बोलता है क्या तुम नूडल्स खाना चाहोगे। तभी हारुतो की स्पीड बोलती कि जापान में मैंने काफी नूडल्स खाए हैं, लेकिन यहाँ के नूडल्स कैसे
पैसे होंगे ये मुझे नहीं पता। फिर जो रियो होता है वो उसके पास आता है। बंदा बोलता है कि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम फ्री में भी खा सकते हो एक बाउल। तो यहाँ पे रियो बोलता है कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मेरे पास जो है पैसे हैं, आप मुझे एक जो बाउल है वो दे दीजिए। फिर ये बंदा इसको एक बाउल खाने को जो है दे देता है। रियो जो होता है यहाँ पे इसको खाता है और इसको जो है बहुत ज्यादा ये जो है अच्छा लगता है। और रियो खाने के बाद बोलता है ये काफी टेस्टी है, क्या तुम मुझे मेरे सफर के लिए भी इसको जो है पैक कर सकते हो। जिसपे बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं इसे पैक कर दूं, लेकिन जब तुम आगे जाओगे तो वहाँ पे तुमको एक शॉपिंग मॉल मिलेगा, तुम वहीं से जो है इसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट में जो रियो होता है वो शॉपिंग मॉल में चला जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और रियो को घुमा रही होती है। रियो जो होता है अपने पसंद के जो सामान होता है उनको जो है ले लेता है। नेक्स्ट में रियो चाय पी रहा होता है और वो लेडी को बोलता है क्या मैं यहाँ से एक लेटर जो है लिख सकता हूँ। लेडी बोलती कि हाँ तुम यहाँ से लेटर लिख सकते हो। फिर जो हारुतो है वो कैस्टेलिया के लिए एक चिट्ठी लिखता है यहाँ पे जो हारुतो नाम से। फिर नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की जो है गिरी होती है। तो रियो उसको उठाने जाता है तो वो लड़की सीधा रियो के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद रियो और वो लड़की यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो रियो होता है उस स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके जो लड़की है उसके सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। और रियो सीधा यहाँ पे उस लड़की को पकड़ता है और उसे उठा के जो है पटक देता है। और जो लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे नीचे गिर जाती है। फिर रियो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको बेहोश कर देता है। लेकिन तभी रियो नोटिस करता है कि उसके गले में जो गुलामों वाली चेन है वो है। तो रियो यहाँ पे अपने मैजिक से उस गुलामों वाली जो चेन है उनको जो है तोड़ देता है। फिर हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी दूसरे वर्ल्ड से रिकानेट होके यहाँ पे आ गई थी, लेकिन ये एक बीस्ट गर्ल बनी थी। और इस लड़की का नाम लतीफा होता है। लतीफा यहाँ पे अपने गले में चेन को नोटिस करती है जागते ही। तभी ये देखती कि यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन यहाँ पे ये इसको बिल्कुल गुलामों की तरह ही ट्रीट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में लतीफा यहाँ पे होश में आ जाती है। रियो ने उसके जो हाथ हैं उनको जो है बांध दिया होता है और रियो पूछता है कि बताओ आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश क्यों करी। लतीफा कहती है कि मुझे ये करने के लिए किसी ने कहा था। रियो बोलता है किसने। फिर लतीफा कहती है कि मैं उसका नाम नहीं जानती और ये उसका हुलिया जो है बताने लग जाती है। फिर रियो कहता है ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद रियो लतीफा को जो है आजाद कर देता है और ये कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से अब जा सकती हो। अगर तुम यहाँ से साउथ की साइड में जाओगी तो वहाँ पे तुमको अपने जैसे जो बंदे हैं वो मिल जाएंगे। तभी लतीफा कहती है क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे। तो यहाँ पे रियो बोलते कि तुमने अभी तो मुझे मारने की जो है कोशिश करी, आखिरकार मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं। जिस पे लतीफा कहती कि अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ पे ये बेड़ियाँ फिर से पहना दीजिए, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलिए। रियो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर इतना जो भरोसा है वो क्यों कर रही हो। जिस पे लतीफा कहती क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं करी। फिर रियो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे लतीफा कहती है कि मेरा नाम लतीफा है। फिर रियो और लतीफा यहाँ से जो है साथ में जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो लतीफा के लिए एक सैंडविच जो है बनाता है और ये लतीफा को ये जो है खाने को देता है। लतीफा बोलती है क्या मैं सही में इसे खा सकती हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने सिर्फ जो गुलामों वाला खाना है वही खाया है। तो यहाँ पे रियो कहता है कि तुम इसे खा सकती हो। लतीफा खाते वक्त काफी जहर हो रही होती है और ये बोलती कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से चल रहे होते हैं, लेकिन जो लतीफा होती है वो थक जाती है। रियो बोलते हैं ठीक है हम लोग यहीं पे जो कैंप है वो लगा लेते हैं। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं जिसके पास जो रियो का लेटर है वो आ चुका होता है। कैस्टिलिया लेटर को देख के काफी खुश हो जाती है। यहीं पे जो रियो होता है वो यहाँ पे लतीफा के लिए जो नूडल्स होता है वो बनाता है। लतीफा को जो नूडल्स होते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं और लतीफा जो यहाँ पे रियो को बोलती कि ओनी चान ये जो नूडल्स है ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो लतीफा होती है वो यहाँ पे सो रही होती है। यहीं पे जो रियो है वो भी इसके पास ही लेटा होता है। यहीं पे लतीफा नींद में टोकियो और मदर और फादर को जो है यहाँ पे याद कर रही होती है। अब ये सुन के जो रियो होता है वो लतीफा के पास आ जाता है और उसे जो है चुप कराता है और ये सोचता है क्या सही में जो लतीफा है वो भी मेरी तरह यहाँ पे जो रिकानेट हुई है जो टोक्यो है वहाँ से। अभी हम रियो को देखते हैं जो बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर एक जो बीस्ट होता है वो आ जाता है और वो रियो को देख के गुस्सा हो जाता है। फिर वो जो बीस्ट होती है वो यहाँ पे लड़की वाला फॉर्म ले लेती है और यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कि इस बंदे ने एक बीस्ट गर्ल को जो है किडनैप कर रखा है और उसे जो है अपना गुलाम बना रखा है। और यहीं पे जो रियो होता है वो इनको समझाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी अलग होती है, इसलिए ये लोग
रियो की बात को नहीं समझ पा रहे होते। ये लोग जो होते हैं रियो को यहाँ पे जो है पकड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग रियो को लेके एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे रियो को बेड़ियों से जो है बांध रखा होता है और ये लोग कहते हैं कि गुलाम तुम जो है चुप हो जाओ, हम तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। रियो बोलते कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये लोग रियो की कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही इनको जो भाषा है वो समझ नहीं आ रही होती। तभी जो लतीफा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और सीधा रियो के गले लग जाती है। लड़कियां बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, इसने तुम्हें जो है किडनैप कर रखा था। लतीफा बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने मेरी जो हेल्प की है। यहाँ पे जिस बंदे ने मुझे किडनैप कर रखा था इसने जो है वहाँ से मुझे छुड़ाया था और ये जो है मेरे बड़े भाई हैं। तभी जो इनकी लीडर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोगों से काफी बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि प्लीज हमें जो है माफ कर दीजिएगा हमारी जो है इस गलती के लिए। और जो यहाँ पे लेडी होती हैं ये बोलती कि प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिएगा और आज रात आप यहीं पे जो है रुक जाइए। फिर नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो लेडी होती है वो यहाँ पे रियो को लेके आती है। रियो देखता है कि यहाँ पे चारों तरफ जो बीस्ट है वही जो है रहते हैं। फिर लेडी जो है रियो को लेके ऊपर जाती है और यहाँ पे एक ड्राफ्टमैन और एक जो एल्फ होते हैं वो भी होते हैं। फिर जो लेडी होती है वो सारी बातों को बताती है। यहीं पे ये लोग बोलते कि प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोगों से यहाँ पे जो है गलती हो गई। तभी यहाँ पे छोटा वाला ड्राफ्टमैन होता है, ये बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पे एल्फ बोलता है कि असल में हमसे एक गलती हो गई है, हम लोग इसे गलती से यहाँ पकड़ के ले आए थे। तो ड्राफ्टमैन बोलते कि प्लीज आप हमें माफ कर दीजिएगा और माफी के बदले में आप कोई लड़की को पिक कर सकते हो यहाँ से। रियो बोलते कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्टमैन बोलते कि तुम तो गुड बॉय हो। तभी जो स्पिरिट ऑफ अर्थ होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें मैंने फाइनली ढूंढ लिया। रियो बोलता है कि आखिरकार ढूंढ लिया, इससे आपका क्या मतलब है। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ अर्थ बोलती है तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तो यहाँ पे रियो कहता है क्या मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है। अर्थ बोलती है क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी लड़की है जो यहाँ पे सो रही है। जिसपे ये बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो कहा करते थे कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तो आखिरकार मेरे पास ये पावर कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं कोई नोबल नहीं। तो अर्थ बोलते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो बीस्ट मैन होते हैं ये बोलते क्या सही में इसके पास स्पिरिचुअल पावर है। तो अर्थ बोलती कि हाँ इसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है कि मुझे जो स्पिरिचुअल पावर है ये जो बाहर से भी महसूस हो रही थी और मैं यहाँ पे इसको देखने के लिए आई हूँ फैसली। अब ये सुन के सभी जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे लतीफा होती है वो जो होती है पूरी जगह को दिखा रही होती है और ये बोलती है कि ये जगह बहुत ज्यादा ही अच्छी है ना। रियो बोलता है कि अगर तुम्हें ये जगह अच्छी लगी तो इसका मतलब ये जगह बहुत अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर के जो नज़ारे होते हैं उनको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लड़की बोलती कि हम भी आपके साथ रहेंगे, कहीं आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं। तभी यहाँ पे ऑलरेडी आ जाती हैं और यहाँ पे ये रियो को बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास कोई जगह कम है, इसलिए ये लड़कियाँ आपके साथ ही रहेंगी, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रियो बोलते कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे लेडी बोलती कल हमारा एक जो फेस्टिवल है, आपको जो वहाँ पे जरूर आना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इनके फेस्टिवल को सीन को देखते हैं। ये फेस्टिवल यहाँ पे जो अर्थ स्पिरिट है उसको जो शुक्रिया अदा करने के लिए जो मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रीस को देखते हैं जो यहाँ पे ड्रैगन की जो गुफा है उसके अंदर आ जाता है और यहाँ से जो अंडे हैं उनको जो है चुरा रहा होता है। तभी जो बंदा इसके साथ आया होता है ये बोलते क्या ये सही रहेगा। रीस बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, ये जो मेरे प्लान का हिस्सा है और ये बिल्कुल सेफ है। यहीं पे जो रियो होता है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है पार्टी के अंदर, लेकिन सारी जो लड़कियां होती हैं वो रियो से ही चिपकी होती हैं और ये बोलती कि तुम हमेशा जो लतीफा है उसी पे ज्यादा ध्यान देते हो, तुम तो हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तभी लतीफा बोलती कि ये मेरे बड़े भैया हैं तो आखिरकार ये मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देंगे। यहीं पे जो बेचारा रियो होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पे फंस गया। तभी जो ओल्ड लेडी होती हैं वो आ जाती हैं। अब ओल्ड लेडी को देख के सारी जो लड़कियां होती है वो यहाँ से भाग जाती है। ओल्ड लेडी बोलती कि जरूर तुम पार्टी को एंजॉय कर रहे होगे। तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। ऑलरेडी बोलती क्या तुमने लतीफा को उसके बारे में बता दिया। तो रियो बोलते कि नहीं मैंने अभी उसके बारे में नहीं बताया, मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार मैं उसके बारे में लतीफा को कैसे बताऊं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रीस होता है वो अपने बंदे के साथ यहाँ पे खड़ा होता है और तभी यहाँ पे रीस अपने बंदे को एक गोली देता है और ये बोलते कि जब भी तुम खतरे में होगे तो ये जो गोली है ये जो है तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर जो बंदा होता है वो गोली को लेता है और यहाँ पे जो है खा जाता है। तभी हम देखते कि बहुत सारे जो ड्रैगन होते हैं वो अपनी गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो लतीफा को लेके यहाँ पे जो है जंगल में आया होता है। लतीफा बोलती कि वैसे
आप एकदम से मुझे लेके यहाँ पे क्यों आ गए? रियो बोलता है कुछ नहीं, वैसे तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इस जगह पे मजा आ रहा है? तो यहाँ पे लतीफ़ा बोलती कि हाँ मुझे इस जगह पे काफी मजा आ रहा है। तो रियो बोलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या तुम यहीं पे रह सकती हो? तो लतीफ़ा बोलती कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रियो बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। अब ये सुन के जो लतीफ़ा होती है वो गुस्सा हो जाती है और सीधा जंगल में जो है भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ओल्ड मैन होते हैं ये बता रहे होते कि हमें जो ड्रैगन है उसकी जो प्रेजेंस है वो महसूस हुई है, जाके चेक करो कि आखिरकार ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर जो ड्रैगन है वो गाँव के पास आ गए तो जो पूरा गाँव है वो तबाह हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रीज होता है वो गुफा में आ जाता है और यहाँ पे आके जो ड्रैगन की अंडे होते हैं उनके ऊपर टेलीपोर्शन जो मैजिक होता है उसे इस्तेमाल कर रहा होता है और उनके जो अंडे हैं उनको जो है गायब कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पे ढूंढ रही होती हैं कि आखिरकार जो ड्रैगन है वो हमारे गांव में क्यों आ रहा है। और वो ढूंढते ढूंढते एक बंदे के पास पहुंच जाती हैं जिसके पास ड्रैगन का अंडा होता है। बंदा बोलता है कि दूर हट जाओ और यहाँ पे ये लोग कुछ करें उससे पहले जो बंदा होता है वो एक ड्रैगन के ऊपर बैठता है और उड़ जाता है। ये लोग हमला करते हैं लेकिन वो हमला उसको नहीं लगता है। यहीं पे जिस ड्रैगन का वो अंडा होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और ड्रैगन सीधा उस बंदे के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम रीस को देखते हैं जो उस गोली को यहाँ पे तोड़ देता है और ये बोलता है कि तुम्हारा जो काम है वो खत्म हो गया। गोली तोड़ते ही वो बंदा मर जाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। अब नीचे आके यहाँ पे जो अंडा होता है वो भी टूट जाता है। तभी ड्रैगन जो है गुस्सा हो जाता है और लतीफ़ा के ऊपर ही हमला जो है कर देता है और लतीफ़ा काफी दूर गिरती है। तभी यहाँ पे एक लड़की उसके सामने आ जाती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं संभाल लूंगी। और लड़की सीधा यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर हमला करती है लेकिन ड्रैगन लड़की को जो है दूर फेंक देता है और यहाँ पे लड़की पेड़ से टकरा जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैं इसे नहीं संभाल सकती। तभी रियो यहाँ पे आ जाता है और लतीफ़ा को बचा लेता है और ये बोलते कि मुझे माफ करना, मैं लेट हो गया, अब तुम यहीं पे रुको, मैं उसे संभाल लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो सीधा ड्रैगन से लड़ाई करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसके ऊपर अपनी स्पेल से हमला करता है और एक ही बार में जो ड्रैगन होता है उसे जो है खत्म कर देता है। तभी जो लड़कियां होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये यहाँ पे बोलती कमाल है, तुमने यहाँ पे जो ड्रैगन है उसको हरा दिया। तो यहाँ पे बीस्ट गर्ल बोलती कि मैंने इसे नहीं हराया, इसे जो है रियो ने हराया है। अब ये सुन के जो लड़कियां होती हैं वो काफी चौंक जाती हैं और ये बोलती क्या आपने इतने बड़े जो ड्रैगन है उसको जो है अकेले ही हरा दिया। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रियो होता है वो लतीफ़ा को समझा रहा होता है कि मुझे मेरे जो होम टाउन जाना है, इसलिए प्लीज तुम यहीं पे जो है रहना। तो लतीफ़ा कहती है ठीक है। फिर ये बोलते कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं भी असल में जो जापान है वहीं से जो है रिकनेक्ट होके यहाँ पे जो है आया हूँ। अब ये सुन के लतीफ़ा समझ जाती कि रियो को सब कुछ पहले से ही पता था। फिर लतीफ़ा रियो को बोलती कि आप वापस आएंगे ना? तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं जरूर वापस आऊंगा। तो लतीफ़ा रियो को बोलती कि आप अपना जो है ख्याल रखना। रियो बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो को विलेजर्स बहुत सारा जो सामान होते हैं वो दे देते हैं। यहाँ पे रियो बोलते हैं कि आखिरकार मैं इतने सामान को ले कैसे जाऊंगा। तभी एल्फ बोलते कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ और ये यहाँ पे रियो को एक जो होता है ब्रेसलेट देता है और ये रियो को बोलते हैं कि ये जो एक मैजिकल ब्रेसलेट है और इसके अंदर जितना चाहो उतना जो सामान है वो जो है तुम भर सकते हो। ये सुन के जो रियो होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है और वो एल्फ को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो अपना जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करता है और सामान को जो ब्रेसलेट होता है उसके अंदर जो भर लेता है और सभी को बाय बोल के वो बहुत तेजी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से जो है निकल जाता है। और नेक्स्ट सीन में यहीं पे हम रियो को देखते हैं जो अपने होम टाउन में पहुंच जाता है और रियो पहुंच के यहाँ पे बोलता है कि वैसे इस गांव का जो लीडर है वो कौन है। तभी एक लड़की बोलती कि चलिए मैं आपको ले चलती हूँ क्योंकि मैं उनकी जो है पोती हूँ। जिसके बाद रियो इसके साथ यहाँ पे जो है आ जाता है और तभी एक ओल्ड लेडी बाहर आती है और ये बोलती कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। जिस पे रियो बोलते कि मैं अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जरूर जाना, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जिस पे लीडर बोलती है ठीक है आ जाओ अंदर। और जिसके बाद यहाँ पे आके ये लोग जो है बैठ जाते हैं और यहीं पे जो ओल्ड लेडी होती है ये बोलते ठीक है तुम अपने जो माता पिता हैं उनका नाम बताओ। तभी रियो बोलते कि उनका नाम आडे आमी है। ये सुनने के बाद जो ओल्ड लेडी होती है वो इन दोनों लड़कियों को बोलती कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे यहाँ पे इससे जो अकेले में बात करनी है। फिर जो लड़कियां होती हैं वो चली जाती हैं। यहीं पे लेडी बोलती कि वैसे
तुम जो मेरे पोते हो, तुम्हारे जो पिता हैं वो मेरे बेटे थे, और अभी जो लड़कियां गई हैं उनमें से एक लड़की तुम्हारी जो है बहन है, और बहुत समय पहले जो तुम्हारे पिता थे वो इस गांव को छोड़ के चले गए थे। ग्रैनी कहते कि चलो मेरे साथ चलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो को लेके जो ग्रैनी होती है वो उसके माता पिता के जो कब्र होता है उनके जो है पास आ जाती है। यहीं पे जो रियो होता है वो हाथ जोड़ के प्रेयर कर रहा होता है और ये बोलता है कि पिताजी और माताजी, फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आपकी जो इच्छा थी मैंने जो उसे पूरा कर दिया। तभी जो ग्रैनी होती है ये बोलती कि